He who does not foresee distant events will find trouble close at hand. जो दूर की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाता वह बहुत जल्द संकट में फंस जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट। अरुणाचल प्रदेश चीन को बैलेंस करने के लिए उतना ही जरूरी है जितना पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए कश्मीर। और उसी अरुणाचल प्रदेश में जहां 1971 में ईसाई आबादी थी 0.79%, 2011 में हो गई 30%, 2021 में अप्रॉक्स 35% तक मानी जा रही है। तो इससे क्या हो गया, ईसाई होने से अरुणाचल वासी देश विरोधी थोड़ी हो जाएंगे, हर मुसलमान आतंकवादी थोड़ी होता है, सच है। लेकिन बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपनी किताब इमेजिन कम्युनिटीज में जो कहा वह भी सच है। कहा, राष्ट्र एक कल्पित समुदाय है जबकि धर्म अक्सर सीमाओं के पार फैला हुआ समुदाय बनाता है। Religion often creates a community that extends beyond national borders. और सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी किताब द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में जो लिखा कि लोगों की सभ्यतागत और धार्मिक पहचान कई बार राष्ट्रीय पहचान से अधिक शक्तिशाली हो जाती है, यह बात भी सच है। तो अरुणाचल प्रदेश, जिसको चीन आज भी दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, 1962 में इस पर हमला करता है और यहाँ पर तवांग एरिया को बचाने के लिए हमने अपने हजारों सैनिकों को शहीद करवाया। जरा गौर फरमाइए कि हमने जब कश्मीर गंवाया तो सिर्फ कश्मीर ही नहीं गया बल्कि अफगानिस्तान के साथ पूरे सेंट्रल एशिया का लैंड रूट हमने खो दिया। उसी तरह से आज अगर हम अरुणाचल प्रदेश गंवा देते हैं तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उस पर तो पकड़ हमारी कमजोर होगी ही, साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया, म्यांमार, थाईलैंड और आसियान देशों से जो हमारा जमीनी संपर्क है, जो लैंड रूट कनेक्शन है, वह भी खतरे में पड़ जाएगा। आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश में जो ईसाई कम्युनिटी है वह लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ 1200 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन है। यदि चीन कभी इस क्षेत्र में सामरिक बढ़त हासिल कर लेगा तो वह भारत के उत्तर पूर्व को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले सकरे कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, उस पर भी दबाव बढ़ा ले जाएगा। हमारी वाटर सिक्योरिटी को खतरे में डाल देगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत से होते हुए सीधे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ही इसको सियांग कहते हैं। हमारा नेचुरल बफर जो है, प्राकृतिक जो बफर है, वह खतरे में पड़ जाएगा। ब्रिटिश काल से ही इस क्षेत्र को तिब्बत और चीन के बीच में अंग्रेजों ने बफर सिस्टम के रूप में यूज़ किया, बफर क्षेत्र के रूप में यूज़ किया। भारत और चीन की जो सीमा रेखा डिसाइड होती है वह मुख्यतः मैकमोहन लाइन से डिसाइड होती है। मैकमोहन लाइन जो कि 1914 में शिमला सम्मेलन के तहत तय हुई थी अंग्रेजों के बीच में और चीन के बीच में, लेकिन चीन आज इसे नहीं मानता है और यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश पर बार बार भारत और चीन के बीच में विवाद पैदा होता रहता है। इतना महत्वपूर्ण एरिया होने के बावजूद भी ईसाइयों द्वारा यहाँ मनमाने तरीके से मतांतरण कराया जाता रहा, पूरी डेमोग्राफी को बदल दिया गया और यह रोकने के लिए जो विरोध हुआ वहाँ के हिंदू समुदाय की ओर से नहीं हुआ है बल्कि वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनकी तरफ से हुआ है। और इन जनजातियों की भी ज़्यादातर परंपराएं हिंदू धर्म से मिलती हैं, जैसे डोनी पोलो, सूर्य और चंद्र की उपासना, उनकी कुछ अपनी स्थानीय आस्थाएं भी हैं, बुद्धिस्ट लोग भी हैं वहाँ पर। तो ऐसे में इन लोगों ने विरोध किया ईसाई मिशनरियों का कि ईसाई आबादी में जो वृद्धि हो रही है वह कंट्रोल में आए। आदिवासी और स्वदेशी संगठनों ने मिलकर अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की मांग की। कानून लाया भी गया। 1978 में अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने एक कानून बनाया जिसमें तय किया गया कि इंड्यूसमेंट मतलब प्रलोभन से, बल प्रयोग से, धोखे से धर्मांतरण अगर होता है तो वह गैर कानूनी होगा। कानून लाया तो गया लेकिन लागू कभी नहीं हुआ, उसके लिए नियम ही नहीं बनाए गए। 2022 में फिर से एक PIL दायर होती है, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप करता है और राज्य सरकार को फिर से आदेश दिया जाता है कि आप नियम बनाएं। और इन सब का परिणाम यह है कि जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट APFRA है 1978 से जो लंबित पड़ा था, अब उसे 48 वर्षों बाद फिर से लागू किए जाने की मुहिम शुरू हो चुकी है और शायद लागू हो भी जाए।